नंदलाल बोस को डी.लिट की उपाधि जो है, डी.लिट की उपाधि कब कब मिली? ठीक है, तो पहला मिलता है 1950 में। ठीक है, BHU द्वारा। किसके द्वारा? BHU द्वारा मिलता है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मिलता है। और दूसरा जब मिलता है तो कोलकाता द्वारा। ठीक है, 1957 ईस्वी में। ठीक है, तो 1957 में मिलता है। ये किसके किसके द्वारा? कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा। कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, विद्यालय द्वारा। और 1963 में जो है, 1963 में कब मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए पहले 1950 में इनको डी.लिट मिलता है, उसके बाद 1957 में मिल जाता है, यानी 6 साल बाद। और फिर जौन बहाय कि 1957 के बाद जौन बहाय 1963 में इनको मिलता है। ठीक है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार जान लीजिए, कहें तो बता दें। डी.लिट की उपाधि इनको 3 बार मिलती है, एक 1950 में, एक दूसरा 1957 में, तीसरा 1963 में। अब देखिए 1950 में BHU द्वारा मिलता है, 1957 में इनको कोलकाता द्वारा मिलता है, और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, अब 1965 में, देखिए 1965 में एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी संघ द्वारा, सोसाइटी जो कि कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है ये। तो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा जो है इनको क्या, कौन सा पुरस्कार मिलता है? रविंद्र शताब्दी। तो रविंद्र शताब्दी पुरस्कार मिलता है। ठीक है, 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता द्वारा। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए एक बार हम इनको पूरी तरह से फिर से बताते हैं। 1950 ईस्वी में इनको डी.लिट की उपाधि जो है बनारस विश्वविद्यालय द्वारा मिलता है। अब उसके बाद जो है 1952 में विश्व भारती इनको शैक्षिक जगत में एक पुरस्कार देती है, देशिकोत्तरम। ठीक है, 1952 ईस्वी में देशिकोत्तरम पुरस्कार देती है, यानी विश्व भारती देती है। कौन देती है? विश्व भारती विश्वविद्यालय है। ठीक है, वो देती है। अब देखिए, तो सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती इनको जो है शैक्षिक जगत का सबसे बड़ा सम्मान देती है, देशिकोत्तरम। ठीक है, 1952 ईस्वी में। और 1953 में शांति निकेतन के लोग जो है इनको आयोजित करते हैं और एक उत्सव मनाते हैं। ठीक है, उस उत्सव का नाम है अर्धदान उत्सव। ठीक है, क्या नाम है? अर्धदान उत्सव। तो ये उत्सव जो है मनाते हैं कहाँ के लोग? शांति निकेतन में। जब ठीक है, जब बुलाने के बाद जो है बड़े खुश होते हैं, तो लोग कई क्यों 1-2 पुरस्कार इनको मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। इस वजह से एक कार्यक्रम आयोजन करते हैं, और उस कार्यक्रम का ही नाम है अर्धदान उत्सव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 1954 में इनको जो है पद्म विभूषण मिल जाता है। ठीक है, 1954 में पद्म विभूषण मिलता है। और 1957 में फिर देखिए 1957 में फिर डी.लिट की उपाधि इनको मिलती है, किसके द्वारा? कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, अब देखिए 1958 में इनको ललित कला अकादमी द्वारा एक पुरस्कार रजत जयंती पुरस्कार मिलती है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? रजत जयंती पुरस्कार मिलती है। कब? 1958 ईस्वी में। ठीक है, फिर उससे उनको 1963 में वही डी.लिट की उपाधि मिलती है। आपकी डी.लिट की उपाधि जो है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद 1965 में जो है एशियाटिक सोसाइटी जो है, जो कि कोलकाता में है, उनसे ये रविंद्र शताब्दी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। ठीक है, कब? 1965 ईस्वी में। तो इस सभी प्रश्नों का याद रखिए एंजॉय करते हुए। ठीक है, अभी देखा भाई है, तो भारत माता कौन चित्रित किया था, ये बताइए लोग। भारत माता किसने चित्रित किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग गेस कर लीजिए फटाक से। तो भारत माता किसने चित्रित किया? इसको किसने चित्रित किया भैया? ये है अवनींद्रनाथ, ठीक है, टैगोर। तो आप सभी याद रखिएगा। और कब चित्रित किया? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में।
ये याद रखिएगा। 1905 में इसका चित्रण हो जाता है। और देखिए दूसरी बात ये जो है, यह वास पद्धति में बनाया गया है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वास पद्धति में ही अवनींद्रनाथ जो है बहुत ही काम किए, और इसकी पहचान जो है, जो बंगाल शैली की या बंगाल कला की जो पहचान है वो वास पद्धति ही है, ठीक है। तो वास पद्धति से ही इनको वो मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है 1902 में, इसके पहले 1902 में एक चित्र और बनाते हैं। उस चित्र का नाम है शाहजहां की मृत्यु, ठीक है। क्या नाम है? शाहजहां की मृत्यु, जो कि बहुत फेमस रहा। तो ये 1902 में बनाते हैं, ठीक है। तो 1902 में शाहजहां की मृत्यु बनाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ध्रुव चित्र किसने बनाया? तो ध्रुव चित्र किसने बनाया? ये बनाते हैं असित कुमार हलदर, ठीक है, असित कुमार हलदर, ठीक है। 1914 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1914 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ठीक, मिथ्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये पुस्तक है, इसी पुस्तक में जो है ये ध्रुव का चित्रण होता है, ठीक है। तो मिथ ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट जो है एक पुस्तक है जो कि 1914 में प्रकाशित होती है, और इसी पुस्तक में जो है ये ध्रुव चित्र असित कुमार हलदर बनाते हैं, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, एक अगला प्रश्न हम पूछ रहे हैं। देखिए प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ठीक है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में। तो ये चित्र किसका है? ये चित्र है भैया क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का। किसका है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह किस पद्धति में है? वास पद्धति में, ठीक है, वास पद्धति में ये चित्र बना हुआ है। और बताते चलें कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो है ये 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, कहाँ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आते हैं। और किसके द्वारा आते हैं? अमरनाथ झा के द्वारा जो है ये आते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं के कहने पे जो है बुलाए जाते हैं। अमरनाथ झा वहाँ के जो है कुलपति रहे थे उस समय, और कुलपति के माने इन्हीं के आगमन जो है वहाँ की चित्रकला इनके कहीं देखे होंगे, फिर इसको जो है आमंत्रित करते हैं अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए। तब ये 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक प्रसिद्ध चित्र है अनारकली, ठीक है। तो ये अनारकली किसने बनाया था भाई? ये बनाया था अब्दुल रहमान चुगदई ने, ठीक है, अब्दुल रहमान, ठीक है, रहमान चुगदई ने। किसने बनाया? तो अब्दुल रहमान चुगदई ने ये अनारकली जो है पेंटिंग बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहती है। और बताते चले कि अनारकली जो है ये जहांगीर, जानते हैं जहांगीर का नाम सुने हैं? तो जहांगीर की ये प्रेमिका थी। क्या थी? जहांगीर की प्रेमिका थी भैया, प्रेमिका, ठीक है। तो ये जहांगीर की प्रेमिका है। और जहांगीर और अनारकली का जो है अक्सर प्रेम कथा सुनने को मिलता है। तो अब ये जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली, और इन दोनों का जो है मकबरा कहाँ है? लाहौर में, ठीक है, आसपास ही है, लाहौर में इन दोनों का मकबरा बनवाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं भाई। अगला प्रश्न है शिव और सती की यात्रा। शिव और
सती की यात्रा। ठीक है, ये किसका चित्र है? तो ये किसका चित्र है? शिव और सती की यात्रा। ये चित्र है भाई किसका? शारदा चरण उकील की। किसका है? शारदा चरण उकील की। चरण उकील की चित्र है। ठीक है, तो शारदा चरण उकील की ये चित्र है। लेकिन अगर केवल सती पूछे तो सती जो है ये नंदलाल बोस का है। ठीक है, नंदलाल बोस जी का है सती केवल। ठीक है, सती। और शिव भी अगर केवल शिव पूछता है तो शिव भी जो है नंदलाल बोस का ही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चित्र है डॉटर ऑफ द सॉयल। डॉटर ऑफ द सॉयल, ये चित्र भैया किसका है? डॉटर ऑफ सॉयल। तो डॉटर ऑफ सॉयल किसका चित्र है भैया? ये है सुधीर रंजन खास्तगीर का। ठीक है, ये भैया है सुधीर रंजन खास्तगीर का चित्र है डॉटर ऑफ द सॉयल। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कहीं कहीं दे देता है रविशंकर रावल, लेकिन असलियत में देखिए रविशंकर रावल भी कहीं कहीं दिया होगा, किसी किसी बुक में दिया है, लेकिन वास्तविक चित्र जो है डॉटर ऑफ द सॉयल इन्हीं सुधीर रंजन खास्तगीर का है। और इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं और एक चित्र है, देखिए अगला चित्र है बालरूम डांस। ठीक है, बालरूम डांस, बाल रूम डांस। ठीक है, तो ये चित्र किसका है? ये चित्र है भैया गगनेंद्र नाथ टैगोर का। गगनेंद्र नाथ टैगोर का। ठीक है, वैसे हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा। बाल रूम डांस जो है ये जो है एक कार्टून चित्र है। क्या चित्र है? कार्टून है भैया, ये पूरा का पूरा, समझ रहे हैं? कार्टून चित्र है। और ये बाल से मतलब है बाल, ये वाला बाल नहीं है, ये लड़का है, लड़का जिसको कहते हैं। ठीक है, ये लड़का है, तो बाल रूम मान लड़का वाला में रूम में डांस हो रहा है। ठीक है, उसी की बात इन्होंने ये कार्टून चित्र बनाया है। के बनाया बा? ये गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये गगनेंद्र नाथ भैया। और इनका जन्म कब हुआ था जानते हैं? तो ये हुआ था 1867 ईस्वी में। और रविंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था? रविंद्र भाई का, रविंद्रनाथ का देखिए, अब देखिए हम बता देते हैं रविंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था। रविंद्रनाथ, ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। और यही गगनेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था भाई? गगनेंद्रनाथ का जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अवनींद्रनाथ भी आते हैं, तो अवनींद्रनाथ का जन्म होता है, ठीक है, 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब रविंद्रनाथ जो है ये गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं। गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं। और इसी गीतांजलि के लिए जो है 1913 ईस्वी में, 13 ईस्वी में क्या मिलता है इनको भाई? 1913 में इसी गीतांजलि के लिए 1913 में नोबल पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार? नोबल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो नोबल पुरस्कार मिलता है, ठीक है, 1913 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी 1913 में देखिए, इसी 1913 में जो है अमृता शेरगिल का जन्म होता है। ठीक है, अमृता शेरगिल का भी जन्म होता है। तो ये सब भाई थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो 1913 में जो है अमृता शेरगिल का जन्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना चीज़ तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते लिखते रहिए, लगातार पढ़ते लिखते रहिए, तभी तो। अब देखिए श्रमजीत एक जो है
क्या है, मूर्ति है। ठीक है, ये क्या है भैया, ये मूर्ति है। ठीक है, इसको श्रमजीत, देखिए इसको क्या कहा जाता है, श्रम का विजय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, श्रम का विजय चित्र कहा जाता है। तो बात तो वही है, लेकिन कन्फ्यूज करता है केवल शब्द उलट फेर करके। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ये चित्रवा किसका है, ये है भैया देवी प्रसाद राय चौधरी का। ठीक है, किसका है, देवी प्रसाद राय चौधरी, हाँ सॉरी चौधरी। ठीक है, तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है ये चित्र है, और जो है और देवी राज प्रसाद चौधरी के गुरु थे। कौन था भैया, हिरण्यम राज चौधरी। ठीक है, हिरण्यम राय चौधरी जो है इनके क्या थे, गुरु थे, माने गुरु। ठीक है, तो उनके गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और इन्हीं से ये शिल्प ज्ञान सीखते हैं। ठीक है, शिल्प कला माने मूर्ति कला सीखते हैं। शिल्प कला जो है इन्हीं से सीखते हैं। ठीक है, इनकी कुछ न प्लास्टर में निर्मित मूर्ति है। जब शीत ऋतु आती है, देखिए जब शीत ऋतु आती है, जब शीत ऋतु आती है तो ये इनका मूर्ति है। ठीक है, तो जब शीत ऋतु आती है तो ये क्या है, ये इनका मूर्ति है, प्लास्टर में बनाया गया है। ठीक है, प्लास्टर। ठीक है, तो प्लास्टर इनका माध्यम है। एक चित्र और है, सड़क बनाने वाले। तो सड़क बनाने वाले देखिए, ठीक है, तो सड़क बनाने वाले जो है, तो ये डीपी राय दोनों का ये मूर्ति है। क्या है ये, मूर्ति, दोनों ही मूर्ति है। ठीक है, तो दोनों प्लास्टर में बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों प्लास्टर में बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले किसका है, ये देवी प्रसाद राय चौधरी का। ठीक है, अब देखिए देवी प्रसाद जो है किससे प्रभावित थे, तो देवी प्रसाद जो है प्रभावित थे रोदिन और बॉर्डर डेले। रोदिन की मूर्ति कला, रोदिन और बॉर्डर डेले। ठीक है, ये दोनों ही मूर्तिकार थे। क्या थे, मूर्तिकार थे, रोदिन और बॉर्डर डेले। इन दोनों से जो है ये क्या थे, प्रभावित थे। कौन प्रभावित था भाई, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी इन दोनों से प्रभावित थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्हीं से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्ति बनाने लगे थे। ठीक है, तो ये रोदिन और बॉर्डर डेले से प्रभावित होकर देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वो मिट्टी और प्लास्टर में जो है मूर्ति निर्माण करने लगे। माने इनको रुचि पैदा हो गई कि मूर्ति बनाना चाहिए भाई। देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी जो है चित्र भी बनाए थे, तो ये हमेशा जो है यथार्थवादी चित्र शैली में बनाया। ठीक है, यथार्थवादी शैली में जो है चित्र बनाए थे। ठीक है, तो इनके सबसे ज़्यादा फेमस जो है मूर्तियाँ ही रही हैं। तो यथार्थवादी शैली में ये चित्र भी बनाए थे। और इनकी 1975 में देखिए 15 अक्टूबर जो है 1975 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु हो जाती है 1975 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। होगा तो 1975 में इनकी जो है देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे भैया, बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे भाई। तो बंगाल शैली के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए एक जो है अभिकथन और कारण पूछा गया है, तो उसको हम थोड़ा सा पूर्ण बता ही देते हैं। देखिए इस तरह का भी प्रश्न अभिकरण और कारण में आता है, तो उसमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन का मतलब एक अभिकथन दे दिया जाता है, माने कथन कोई दिया रहता है, उससे पूछा जाता है ये सत्य है क्या सत्य है, और उसी के बेस पर जो है कारण भी एक दिया रहता है। ठीक है,
तो कारण को भी स्पष्टीकरण करना होता है कि दोनों बातें सही हैं उसके आधार पर, या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। तो इस तरह का जो है प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है। नेट JRF में तो ज़्यादा ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार जो है जैसे KBS में अगली बार 2018 में जो है इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तो हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है अवनींद्र नाथ टैगोर जो है ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। तो ये क्या बात सही है? ये कह रहे हैं कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर हैं वो ऐसे कलाकारन में से हैं जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए चित्र बनाया था भारत माता। तो भाई सही बात ना है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए ही तो चित्र बनाया था ये भारत माता, उसी से खिन्न भिन्न होकर जो है ये भारत माता चित्रण करते हैं वास पद्धति में। ठीक है, तो ये बातें सही है। ठीक है, और कारण क्या कह रहा है? भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक रूप रही है। फिर से सुनिएगा कि भारत माता जो चित्र है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक चित्र रही। ठीक है, क्या रही? प्रतीकात्मक। भाई प्रतीक तो थी ही, क्योंकि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए तो बनाया ही गया था। ठीक है, तो ये भी बातें सही है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बातें सही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए, अब कभी भी प्रश्न में आपसे पूछे तो देखिए भारत माता जो चित्र जो है अवनींद्र नाथ टैगोर जब बनाते हैं तो ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, उसी से वहाँ उसमें स्वाधीनता आंदोलन चल रही थी, उसी से प्रभावित होकर जो है ये चित्रण करते हैं वास पद्धति में, और ये एक मैसेज रहता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रतीकात्मक रूप में ही रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप लोग अगर किताब पढ़े होंगे तो किताब में ये चीज़ें दिया रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, उस कला समीक्षक का नाम बताइए जो बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा कला समीक्षक है जो बंगाल शैली का प्रचार किया? ठीक है, तो हम ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, दूसरा है भैया मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद है। और तीसरा है केशव मलिक। ठीक है, केशव मलिक। और चौथा है भैया देवी प्रसाद। ठीक है, तो देवी प्रसाद, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो इसके कौन से ऑप्शन सही है, माने वह कौन सा कला समीक्षक है भैया जो बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया? तो है भैया ये ये आनंद कुमार स्वामी। यही एक कलाकार ऐसे थे जो है उसका प्रचार प्रसार ढेरों जगह पे किया। ठीक है, तो ये आप सभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे? तो दोनों बातें देखिए वही चीज़ है। तो बंगाल स्कूल में जो है बंगाल स्कूल के प्रवर्तक कहिए, स्कूल के प्रवर्तक कहिए भाई, चाहे मार्गदर्शक कहिए, चाहे जो है बंगाल स्कूल को बढ़ाने वाले कलाकार कहिए, तो या फिर जो है बंगाल स्कूल का उत्थान काल कहिए, चाहे जो भी कहिए, तो इसके प्रवर्तक या मार्गदर्शक कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर ही थे। ठीक है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर ही। तो इस चीज़ को एकदम पूर्णतः याद कर लीजिए, कहीं से भी मिसिंग नहीं हो एक भी प्रश्न। ठीक है, अब चलिए हम बता देते हैं। अब देखिए, आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव जो रखी थी, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला, अब देखिए यही जो है, अब आप समझिएगा भारत में जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला यहीं से शुरुआत होता है। ठीक, तो बंगाल स्कूल से आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बंगाल स्कूल से जो है ये प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला का ये जो है शुरुआत यहीं से होता है। माने ये आधारशिला थी। क्या थी ये? आधारशिला थी। ये वास्तु चित्रण जो है आधारशिला थी। किसकी? आधुनिक भारतीय चित्रकला की, माने आधुनिक चित्रकला की यह जो है आधारशिला थी, मतलब यहीं से शुरुआत होने वाली थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखते हैं। और देखिए, और जैसे न पश्चिम की कला में पुनर्जागरण काल कहा जाता है, तो वैसे ही इस काल को जो है पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक, अपने भारत में पुनर्जागरण काल, जागरण कला या काल कहा जाता है। ठीक, तो पुनर्जागरण काल का ये कला है इस चीज़ को, और इसका जो है
इस शैली को क्या इसको नाम रखा गया, तो बंगाल शैली नाम रखा गया। ठीक है, बंगाल शैली। और कहीं कहीं क्या है कि बंगाल स्कूल भी कहा जाता है। तो स्कूल का मतलब है बंगाल शैली या बंगाल स्कूल। ठीक है, या कंपनी शैली या बंगाल स्कूल, इसी तरह से नाम नहीं आता है। तो बंगाल स्कूल जो है, इस शैली की बात जो है अपने जैसे इतिहास में बात अगर की जाती है तो शैली की जगह पर स्कूल नाम दे दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि स्कूल में बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो जो है वो अलग अलग जगह पे कार्य करते हैं ना, तो उसी अनुसार जो है ये बंगाल शैली से जो है कलाकार निकलते हैं, अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं, तो यह स्कूल नहीं हो गया। तो उसी हिसाब से इस शैली के नाम को जो है स्कूल कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे, बंगाल स्कूल के चित्रकार जो थे तो वो वास पद्धति में ही कार्य किया। और जो है वास पद्धति में जो रेखाएं बनाई गई, ठीक है, तो रेखाएं बिना रेखाएं बनाए तो जो है चित्रांकन हुआ नहीं। तो इसमें लयात्मक रेखाओं से ओत पोत था ये। ठीक है, तो लयात्मक रेखाओं द्वारा जो है ये बनाया जाता है और वो रेखाएं जो है भारतीय शैली की हैं। ठीक है, तो भारतीय शैली की रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि मुगल कला में जो है ईरानी शैली की रेखाएं बहुत ही ज़्यादा बारीक होती थी। ठीक है, उस तरह का नहीं है। तो ये अपने भारतीय शैली से ये रेखाएं ली गई है, जैसे अजंता में है। ठीक है, जैसे अजंता में है, तो अजंता में जो चित्र बने हैं तो उसमें जो रेखाएं खींची गई हैं तो उसी को क्लासिकल कहा जाता है ना। तो क्लासिकल कहने के कारण जो है वही की रेखाओं से तुलना की जाती है, तो वो भारतीय रेखाओं की तुलना वहीं से की जाती है। ठीक है, तो जो भी रेखाएं अपना वास शैली में बनाई गई या पुनर्जागरण काल में बनाई गई तो वो वहाँ की रेखाओं के आधार पर ही बनाई गई, इसलिए भारतीय रेखाओं की शैली से ओतप्रोत थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें हाँ रेखाएं तो देखिए, अब रेखाएं तो अजंता से ली गई हैं। ठीक है, या भारतीय से ली गई हैं, लेकिन इसकी तकनीकी जो है, तकनीक जो बनाने की जो कला है, माने वास पद्धति जो है, तो वास पद्धति माने वास पद्धति की बात की जा रही है। तो वास पद्धति जो है ये तकनीकी कहाँ की है, चीन जापान से ली गई है। ठीक है, चीनी जापानी है, तो यानी कि चीन जापान से ये ले गए। तो चीन जापान में वास पद्धति में चित्रांकन पहले से भी होता रहा था, तो इसीलिए इसको इस तकनीक को जो है वहाँ से अपनाया जाता है और अपने यहाँ जो है इसका विकास किया जाता है। ठीक है, और इसका कालक्रम क्या रहता है, इस बंगाल शैली का जो है यानी वास पद्धति का जो समय काल रहा है। ठीक है, जो अपने भारत में जितना बंगाल शैली के अंदर किया गया, तो ये 1905 से 1920 तक जो है इसमें बराबर काम किया गया। फिर उसके बाद जो है कई कलाकार ऐसे रहे जैसे गगनेंद्र नाथ टैगोर हुए, तो इनकी विधा अलग थी। ठीक है, तो ये अलग हो जाते हैं। नंदलाल बोस भी अपनी थोड़ा सा विधा को चेंज करते हैं, तो ऐसे ही बदलाव होता गया। यानी कि ये 1905 से जो है 20 तक जो है अपना ये कार्य किया जाता है वास पद्धति में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। अब देखिए बंगाल शैली के जो कलाकार हैं, बंगाल शैली के कुछ कलाकार हैं, उनका नाम हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बंगाल शैली का या बंगाल स्कूल के जो कलाकार रहे हैं उनका नाम हम बता देते हैं। देखिए क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। ठीक है, तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार थे जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 में आते हैं अमरनाथ झा के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नंदलाल बोस अगले चित्रकार हैं वास पद्धति के यानी बंगाल शैली के, नंदलाल बोस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। असित कुमार हल्दर। ठीक है, ये सभी चित्रकार जो हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी। देखिए ये देवी प्रसाद राय चौधरी ये एक मूर्तिकार थे, माने ये मूर्ति कला में भी बहुत ज़्यादा कार्य किया था, तो इसलिए बहुत फेमस थे। लेकिन इन्होंने जो चित्रांकन किया है वो वास पद्धति में ही किया है। ठीक है, यानी बंगाल शैली के आधार पर ही किया है, ये ध्यान रखिएगा। और देखते हैं अगले कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, तो शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, तो शैलेंद्र नाथ डे। और देखिए और भी चित्रकार हैं, तो ये 5-6 चित्रकार ये हो गए। और भी चित्रकार देखिए हैं शारदा चरण उकील। ठीक है, तो शारदा चरण उकील भी जो है बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं। और
सुरेंद्र नाथ गांगुली, ठीक है, सुरेंद्र नाथ गांगुली, ठीक है। तो ये भी बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं। रविशंकर रावल, ये भी जो है बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं। और अब्दुल रहमान चुगदई, ठीक है, अब्दुल रहमान चुगदई। तो आगे हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। और एक कलाकार हैं के वेंकटप्पा, वेंकटप्पा, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये के वेंकटप्पा थे, वे वेंकटप्पा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कलाकार जो हैं, ये सभी कलाकार क्या रहे हैं, ये बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, ये 2-3 ठो ग्रंथ लिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, उनको हम बता देते हैं। भारत शिल्प परिचय, ठीक है, ये भारत शिल्प परिचय, ठीक है। तो भारत शिल्प परिचय ये ग्रंथ है इनका। और दूसरा है इनका एक ग्रंथ सडंग, ठीक है, सडंग लिखते हैं ये। तीसरा है बंगलार, ठीक है, बंगलार वृत्त मतलब ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं बंगाल का। तो उसी प्रकार का एक ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री टाइप का। तो उसी जो है ये है। तो भारतीय शिल्प परिचय इन्होंने लिखा है, सडंग लिखा है, और बंगालवार वृत्त, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कलाकार कौन थे। अब देखिए आगे ना अगला से प्रश्न, तो बंगाल स्कूल के अग्रणी कलाकार, अब देखिए उधर प्रवर्तक पूछा था, उसके बाद मार्गदर्शक कौन थे। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है अग्रणी कलाकार कौन थे, तो वही अग्रणी कलाकार कौन थे, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए बंगाल स्कूल की जो है, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी। तो बंगाल स्कूल की जो प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, इसकी प्रेरणा भाई ली गई थी कहाँ से जानते हैं, अजंता, मुगल और राजस्थानी से। अजंता, मुगल और राजस्थानी शैलियों से ये प्रभावित थे, ठीक है। तो ये प्रभावित थे, तो ज़्यादातर जो है, इसीलिए ये भारतीय शैली का ज़्यादा नाम दिया जाता है। तो इसमें ये मुगल का थोड़ा बहुत चीज़ें लिया गया है, लेकिन अजंता और ये राजस्थानी को बहुत ही मुख्य रखा गया है, ठीक है। उसमें भी अजंता का नाम बहुत ही श्रेष्ठ रहा है, उसी के आधार पर इस बंगाल स्कूल का अंकन शुरुआत की जाती है, ठीक है। ये बंगाल स्कूल जो है 1895 से, देखिए 1895 से 1920 तक जो है ये कार्य किया जाता है। अब देखिए 1920 में, और यहाँ 1905 ईस्वी से जो है ये चरम सीमा पे थी, ठीक है। 1905 से ये जो है 1905 से 1920 तक जो है ये अधिकाधिक जो है चित्रांकन किया गया, तो वो बंगाल शैली का ही रहा। लेकिन ये शुरुआत जो है 1895 ईस्वी से इसकी हो गई थी, ठीक है। माने वास पद्धति या बंगाल स्कूल का जो पुनर्जागरण काल है, तो वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से, 1895 ईस्वी से। और जो है 1905 से 20 में जो है ये कार्य बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगे, तो प्रश्न इस तरह से कभी कभी फंसाने के लिए पूछेगा, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब कब चित्रित किया, 1905 ईस्वी में। किस पद्धति में, वास पद्धति में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भारत माता जो चित्र था इस पर बात कर लेते हैं, ठीक। भारत माता जो चित्र था, ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये 1905 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है, 1905 ईस्वी में बनाया गया। अब किस लिए बनाया गया, ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो था, ठीक है, उसी का प्रतीकात्मक रूप है, प्रतीकात्मक रूप है, माने उसी को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जो है, अब देखिए, अभी ये 1905 ईस्वी में बनाया जाता है और वास पद्धति में बनाया जाता है। देखिए, इस भारत हाथा चित्र में
4 हाथ बने हुए हैं, ठीक है, 4 हाथ बने हुए, 4 हाथ बने हुए हैं, ठीक है। इसमें कितने हाथ बने हुए हैं? अक्सर आदमी को जो है एक स्त्री है, स्त्री को जो है इसमें भारत माता के रूप में दिखाया गया है और जिसमें 4 हाथ हैं, समझ रहे हैं। और एक हाथ में कपड़ा है, एक हाथ में सफ़ेद कपड़ा है, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा, और दूसरे हाथ में माला, ठीक है, दूसरे हाथ में माला है, ठीक है, ये दूसरे हाथ में माला है। और तीसरे हाथ में क्या है? तीसरे जो हाथ में, तीसरा का जो हाथ है, ठीक है, तीसरा का जो हाथ है उसमें क्या है? ये पुस्तक, ठीक है। तो तीसरे हाथ में क्या है? पुस्तक है। और चौथे हाथ में क्या है? चौथे हाथ में रखा है गेहूं की बाल, ठीक है, गेहूं की बाल, ठीक है। तो 4 हाथ थे, तो चारों हाथ में देखिए एक तरफ के हाथ में जो है इसमें क्या दिखाया गया है? सफ़ेद कपड़ा दिखाया गया है, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा दिखाया गया है। और दूसरे हाथ में जो है, इसी दूसरे हाथ में माला दिखाया गया है, ठीक है। एक तरफ सफ़ेद कपड़ा और माला दिखा दिया गया है दोनों, और दूसरे तरफ में जो है, दूसरे माने इधर हाथ वाले में जो है एक पुस्तक दिखाया गया और एक गेहूं की बाल, जो गेहूं जो नहीं होता उसका बाल जो होता है उसी को हाथ में ऐसे लिए हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछे जाएगा। और इसी भारत माता के नाम से M.F. हुसैन भी एक चित्र बनाता है, ठीक है, M.F. हुसैन, ठीक है, और जो कि नग्न चित्र बनाता है, नग्न चित्र बनाता है। और किस रंग में बनाता है? गुलाबी रंग में, ठीक है, गुलाबी रंग में बनाता है, या कहीं कहीं लाल रंग में भी आता है, ठीक है। तो ये बनाता है, नग्न चित्र बनाता है, और इसीलिए जो है ये इनको भगा भी दिया गया था, ठीक है। और यह बहुत ही ज़्यादा विवादित पेंटिंग थी, ठीक है, विवादित पेंटिंग थी, ठीक है। तो ये पेंटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा विवादित पेंटिंग रही है। तो इस चीज़ को मैंने भारत माता की विवादित पेंटिंग का मैंने विवादित पेंटिंग M.F. हुसैन की उस विवादित पेंटिंग का नाम बताइए, तो यही भारत माता चित्र था। इसी भारत माता चित्र को ये नंगा बना दिया था, मैंने भारत का नक्शा बनाया उसमें, और भारत में जो है एक स्त्री को उसमें दिखाया और वो जो है नंगा बना दिया था। और वो गुलाबी रंग में बना के, गुलाबी रंग में बनाया या फिर लाल रंग में जो है, ये इसी वजह से यह बहुत ज़्यादा विवादित रही है। भाई कोई भी नंगा फिंगा, वो भी भारत देश के बारे में अब उसमें मेंशन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो मुखौटों के माध्यम से, ठीक है, जो है ये समाज की बुराई, अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे तो समाज की बुराइयों को जो है, समाज की बुराइयों को चित्रण किया, बुराइयों को प्रेजेंट किया, किससे? मुखौटों के माध्यम से, ठीक है, मुखौटा जो है मुखौटों के माध्यम से। मुखौटों के माध्यम से इसलिए किया कि जैसे अभिनेता जो है अलग अलग चित्रांकन करता है या अलग अलग कैरेक्टर करता है, तो उसी अनुसार ये मुखौटे की जो है अलग अलग माने समाज में अलग अलग तरह के रूप हैं, तो उसी को जो है माने बुराई अच्छाई उसमें जो भी है तो उसमें इसी तरह से उसका चित्रांकन किया। बुराइयों को ही ये मुखौटों के माध्यम से जो है प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो है एक कार्टून कुटुंब जो है, एक कार्टून कुटुंब में, देखिए तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये कार्टून कुटुंब में एक कृति काष्ठ में बनाते हैं, माने काष्ठ माने लकड़ी में, काष्ठ माने लकड़ी में एक चित्र मूर्ति बनाते हैं जिसका नाम है उल्लू, ठीक है। तो ये उल्लू जो है, अब ये उल्लू चित्रांकन जो है ये मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति जैसा माने लकड़ी में बनाया गया है, तो ये मूर्ति जो है कहाँ है? ये लकड़ी में बनाया गया है, तो ये उल्लू चित्र तो मूर्ति ना होगा, तो ये लकड़ी में बनाया जाता है। और यह मूर्ति जो है ये रखी कहाँ गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ रखी गई भैया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी गई है, ठीक है। कहाँ रखी गई है? ये वहाँ रखी गई है। तो नई दिल्ली में इस चीज़ को चित्रांकन किया जाता है और वहीं ये रखा हुआ है। अवनींद्रनाथ ठाकुर एक पुस्तक लिखते हैं, अबन ठाकुर जो है एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्या है ये? पुस्तक का नाम है जो कि बच्चों के लिए लिखा गया है। किसके लिए? बच्चों के लिए लिखा गया है, माने छोटे बच्चों के लिए यह लिखा गया है, ठीक है। किसका है ये भाई? अवनींद्रनाथ का,
ठीक है, तो अवनींद्र नाथ का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बालकों के लिए एक चित्र बनाते हैं अवन ठाकुर नामक पुस्तक। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, एक शब्द आता है पुनर्जागृति, एक शब्द आता है पुनर्जागृति। पुनर्जागृति आंदोलन क्या रही? तो पुनर्जागृति जो आंदोलन थी, ठीक है, तो इसमें यह है कि पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर, देखिए पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर ठीक है, देखिए पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। ठीक है, यही है शब्द, इसका मतलब पुनः स्थापित करना। ठीक है, तो स्थापित करना मतलब फिर से। तो बंगाल शैली में क्या हुआ कि जो है, जैसे अजंता की जो शैली थी, राजस्थानी जो शैली थी, तो ये मूल जो है बहुत मृत होती जा रही थी, तो इसी को फिर से जागृत किया गया। ठीक है, तो पुनर्जागरण का मतलब है फिर से उठना। ठीक है, फिर से उठना, तो एक बार फिर से इसको जगाया जाता है। ठीक है, माने अजंता शैली को फिर से एक बार जगाया जाता है, राजस्थानी शैली को, क्योंकि अपनी भारतीय शैली यही की शैली रही थी, यानी यह जो है मृत होती जा रही थी, तो इसको एक बार फिर से जगाया गया, तो उसी को ये पुनर्जागरण आंदोलन कहा गया, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण बंगाल शैली। ठीक है, तो बंगाल शैली का नाम इसको दिया गया, और बंगाल शैली के नाम पर ही पाश्चात्य, देखिए इसमें क्या किया कि पाश्चात्य शैली को एकदम पूरी तरह से नकार दिया गया, और भारतीय परंपरागत मतलब जो लगातार चली आ रही थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन जो है शैलियों को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसी शैली में अवनींद्र नाथ लोग जो है, या बंगाल शैली के जो कलाकार थे, तो इसी शैली में ये कार्य करते हैं। देखिए, नवीन जागृति के पिता माने भारतीय इतिहास में, भारतीय चित्रकला की, ठीक है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता जो है किसको कहा जाता है? जो है ईवी हैवेल या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर को। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रश्न, ये दोनों जो है कहीं कहीं रहता है, तो अगर ईवी हैवेल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें पूछेगा ये, क्योंकि पाश्चात्य कलाकार थे, माने ईवी हैवेल जो है, तो लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ जो है लोगों को, माने जो बंगाल शैली के चित्रकार थे, तो उन्हीं को जो है यही मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है, यही मार्गदर्शन देते हैं कि भाई आप लोग जो है अपनी परंपरागत शैली में क्यों कार्य नहीं करते। ठीक है, अगर अपने शैली को जो है आगे लेके जाओगे तो ये परंपरागत जीवित रहेगी। ठीक है, और दूसरे का अपनाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता और उसमें ज़्यादा ख्याति नहीं मिलती, जो है ये ईवी हैवेल जो है मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो है अवनींद्र नाथ ठाकुर जो है इस बात पे बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। तो दोनों बात सामने आ जाती है कि भैया ये कहते हैं और इनके कहने पे अवनींद्र नाथ ठाकुर कार्य करते हैं, तो कार्य तो ये भी करते हैं, तो यानी जागृति के पिता तो इनको भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईवी हैवेल जो है इसका मार्गदर्शन करते हैं, तो इसलिए ये दोनों नाम आ जाता है। लेकिन जो है फर्स्ट अगर कोई पूछता है, यानी कि इनको ऑप्शन कर दिया गया है ईवी हैवेल में, तब ईवी हैवेल को लगाइए। अगर ईवी हैवेल नहीं है तब तो आपको अवनींद्र नाथ ठाकुर लगाना ही है। ठीक है, तो इसमें कोई बात अलग से नहीं है। चलिए।